या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। பாதங்களுக்கும் சேர்த்து कृपया माइक बंद कर दें। 156 அதிகரணங்கள் இருக்கு. 150 पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यशाला में हम लोग प्राचीन लिपियों को सीख रहे हैं। प्राचीन पांडुलिपियों एवं अभिलेखों को कैसे पढ़ें, कैसे उन्हें संपादित करें, कैसे प्रकाशित करें और उनमें जो जानकारियां निहित हैं उन जानकारियों को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करके सम्यक रूप से संपादित करके समाज के सामने रख सके। हम लोगों ने पांडुलिपियों के विविध स्वरूपों को जाना, पांडुलिपियों के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं की और अभी हम जो हैं प्राचीन लिपियां पढ़ रहे हैं और हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ना शुरू किया है। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है और 15 अक्टूबर जो है हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। उसी उपलक्ष्य में हमने यह कार्यशाला प्रारंभ की है। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार हो और इन शास्त्रों का जल्दी से जल्दी संपादन प्रकाशन हो, ये हमारा उद्देश्य है। और इस कार्यशाला का ध्येय वाक्य है पांडुलिपि पठ आधुनिको भव। पांडुलिपि को पढ़िए, आधुनिक बनिए। आधुनिक कैसे बनेंगे? उनमें निहित जो ज्ञान विज्ञान है उन शास्त्रों में हमारे ऋषियों महर्षियों ने प्राचीन काल से और तप के बल पर उन शास्त्रों में जो सिद्धांत दिए हैं उनको जान करके, उनमें निहित जानकारियों को समझ करके, जान करके हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और ज्ञान में वृद्धि होने से हम जो हैं आधुनिक बन सकते हैं। क्योंकि भारत जो है किसी समय पांडुलिपियों का देश कहा जाता था। जिस प्रकार से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु भारत को जो है कहा जाता था, उसी प्रकार से भारत को पांडुलिपियों का देश भी कहा जाता था। और भारत यदि सोने की चिड़िया था या विश्व गुरु था तो उसके पीछे इन पांडुलिपियों का बड़ा ही जो है महत्व था, इनका बड़ा योगदान था। इनमें निहित जो शास्त्र हैं, इन पांडुलिपियों में निबद्ध जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान विज्ञान है, उसका कारण ही भारत विश्व गुरु। कृपया माइक बंद कर लें, जिनका माइक खुला है वो बंद कर लें। कौन बोल रहे हैं ये जरा देखिए उनका। चीज होता है ना, चीज जिनके यहाँ से आवाज आ रही है वो बंद कर लें। चटनी पाहिजे का, सगळी पॅकेट आहेत चहा। हाँ, कृपया माइक बंद कर लें आप लोग। किसका माइक खुला है, किसका खुला है माइक, जरा मुझे बताइए। चंद्रकांत लाठिया। चंद्रकांत जी प्लीज माइक चंद्रकांत बंद जी कर लें, माइक बंद कर। क्योंकि हमारा 45 मिनट में ही ये क्लास बंद हो जाएगा। जूम ऐप ने हमको 45 मिनट के लिए दिया है, उसके बाद जो है ये क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि समय हमारा म्यूट कराने में चला जाएगा तो डिस्टर्ब होगा। ओके, ये पांडुलिपियां जो हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं और समाज का उपकार करने की क्षमता, यानी कि उपकार करने वाले शास्त्र इन पांडुलिपियों में निबद्ध हैं। इसी उद्देश्य से के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और लगभग
400 साढ़े 400 विद्वान हमारे साथ इस कार्यशाला में जुड़ रहे हैं। हमारे ग्रुप में हम रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में दे रहे हैं और जिसको आप लोग सुन रहे हैं, तो उससे भी आपके जो है चीजों को जानने में और सुविधा होगी। तो हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ना प्रारंभ किया था कल, क्योंकि ये प्रत्येक शनिवार और रविवार को क्लास होती है, और कल हमने स्वर वर्णों को जाना। ब्राह्मी लिपि के स्वर वर्णों का लिख करके हम लोगों ने अभ्यास किया था कल। उसमें यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई अक्षर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से लिख करके बताऊंगा। कई आप में से कई साथियों ने मुझे लिख करके भी वो ग्रुप में अक्षर भेजे हैं और मैंने देखा है बहुत अच्छे सुंदर लिखा है आप लोगों ने। तो स्वर वर्णों के विषय में किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके, तो मैं पुनः कुछ स्वर वर्णों को भी जल्दी जल्दी आपको लिख करके बता दूंगा और व्यंजन वर्णों का भी आज हम अभ्यास करेंगे। मैं बोर्ड पर अक्षरों को लिखता हूं। देखिए, फिर से मैं स्वरों से प्रारंभ कर रहा हूं। तो हमारा जो अ है, ये जो अ, तो इस प्रकार का था, ऐसा। ओके, अब हमने कहा था कि जो है ब्राह्मी लिपि भारत की अन्य ज्यादातर लिपियों की जननी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि इसमें कई लिपियों के अ इसमें है। आप देवनागरी का अ देखें या शारदा का अ देखें या ग्रंथ लिपि का अ या नागरी लिपि का अ, ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से ब्राह्मी के अ से लिया गया है। मैं कुछ लिख करके बताता हूँ आपको। देखिए, अगर यदि क्योंकि शारदा इसकी ब्राह्मी की विशेषता है कि इसमें शिरोरेखा नहीं होती है, लेकिन नागरी लिपि की विशेषता यह है कि उसमें शिरोरेखा होती है। यदि आपको इस ब्राह्मी के अ को नागरी के अ में कन्वर्ट करना है तो देखिए, आप ब्राह्मी का अ बनाइए। ओके, और ऐसा, और नागरिक में विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है, तो इसमें शिरोरेखा लगा दीजिए। और यहां से एक और इस प्रकार से ऐसा त्र जैसा जोड़ दीजिए, एक लेफ्ट साइड में, और एक तीसरा एक एंगल और आएगा, और ये बन जाएगा आपका नागरी लिपि का अ। तो आप देख सकते हैं कि 50% इस अ में ब्राह्मी का अ है। इतना हिस्सा जो है ब्राह्मी से लिया गया, ये हिस्सा। और ये दूसरा जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा इस प्रकार से बना दिया गया, शिरोरेखा लगा दी गई, क्योंकि नागरी लिपि की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है। और प्र जैसा कर दिया ऐसा, नीचे से थोड़ा राइट साइड में एक पूंछ भी लगा दिया। तो ये आपका नागरी लिपि का अ हो गया। उसी प्रकार से आप देवनागरी का अ देखें। पहले शारदा का देख लेते हैं। शारदा लिपि का अ जो है ऐसा है, ऐसा। तो यहां से ये जो हिस्सा है, ये पार्ट, ये पार्ट जो है अंदर में ना मुड़ करके थोड़ा बाहर की ओर ऐसे आया, ऐसे। और यहां से कॉन्सेप्ट लेकर के ये शारदा लिपि का अ बना दिया गया। उसी प्रकार से यदि आप ग्रंथ लिपि का अ देखें तो ऐसा है, ऐसा है। तो यहां भी ये जो प जैसा ये चिन्ह है, इतना ये इससे ब्राह्मी लिपि से लिया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी आधार पे हम कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि जो है भारत की समस्त लिपियों की जननी है, माता है। अ हो गया। आ, आ लिखने के लिए आप पहले अ बना लीजिए, और अ में आ की मात्रा, आ की मात्रा अक्षर के ऊपर यहां लगेगी।
ये हो गया आपका आ, और ये ये अ। ओके। ई है, ये 3 डॉट है ऐसा, जो चूंकि इसलिए जैसा चिन्ह। दीर्घ ई, बड़ा ई में ये जो है डॉट 4 हो जाएंगे इस प्रकार से, तो ये बड़ा ई हो जाएगा। फिर है ऊ, जो ऊ है वो जो है एक प्रकार से अंग्रेजी के एल जैसा है। ओके। और दीर्घ ऊ दरअसल ब्राह्मी के अभिलेखों में नहीं मिला है, लेकिन आपको लिखना है तो क्या करेंगे, ये ऊ बनाइए और इसमें एक ऊ की मात्रा नीचे में ऐसे लगा दीजिए, या आप नीचे में यहां लगा सकते हैं, या फिर ये ऊ बना के ऐसे लगा सकते हैं, तो ये दोनों ही दीर्घ ऊ हो जाएंगे। फिर है रिकार। सर जब दीर्घ ऊ प्रयोग होता था ब्राह्मी लिपि में कहीं भी प्रयोग नहीं है उसका, हाँ जी, दीर्घ ऊ का नहीं है ब्राह्मी के अभिलेखों में कोई शब्द ऐसा नहीं है जहाँ मैनस्क्रिप्ट में। दीर्घ ऊ का प्रयोग ब्राह्मी के अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में कहीं मिला नहीं है, क्योंकि अच्छा वहां, अच्छा, हाँ, तब दीर्घ ऊ का प्रयोग नहीं होता था। नहीं था, है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, दरअसल क्या है, अशोक के अभिलेख पाली और प्राकृत में हैं, और पाली प्राकृत के व्याकरण में दीर्घ उकार की आवश्यकता नहीं है, व्याकरण में भी वो अक्षर प्रयुक्त नहीं हुआ है। ठीक है, हर्ष अच्छा अच्छा, उकार से ये काम हो ठीक जाता है। है जी। रिकार भी नहीं है, रिकार भी नहीं है। जी फिर भी आपको रिकार लिखना है तो आपको ये र बना करके इस प्रकार से ई की मात्रा लगानी पड़ेगी। इस प्रकार से आप री लिख सकते हैं, अर्थात ये है तो री, र और ई ऐसा री। तो आप दोनों के लिए, रिकार के लिए भी और र में ई की मात्रा लगाने के लिए भी, दोनों एक ही प्रकार का आपको ये अक्षर बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो लृ है, लृ, यह भी ब्राह्मी के अभिलेखों में प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं मिलता है। आप कहेंगे साहब लृ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो लौ बनाइए, और दो प्रकार से लिख सकते हैं। यदि इसको लृ लिखेंगे तो लौ ई रो ई, ली री ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लौ में र लगाइए, ये लौ, ये इसके नीचे र, और ऊपर में हर्ष विकार की मात्रा, तो ये हो गया आपका लिरिक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके। फिर है ए। जो ए है वो ट्राइंगल जैसा है, ऐसा त्रिभुज बनाइए, ये हो गया आपका ए। और कई बार ये है ए ऐसे भी होगा, अर्थात लेफ्ट साइड में इसका तीर जैसा ये बना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अभिलेखों में। लेकिन जो ऑथेंटिक प्रयोग है वो ये है, ए आई, आई अर्थात ए लिख करके ए की मात्रा लगानी है, तो आप ए बना दीजिए, ये हो गया ए, और इसमें एक ए की मात्रा लगाएंगे आप, तो जो ए की मात्रा वो लेफ्ट साइड में ऐसे यहां लगाइए, ये हो गया आपका आई। यदि आपको के लिखना है तो आप क बनाएंगे और लेफ्ट साइड में इस प्रकार से ए की मात्रा लगाएंगे, के। ओके, तो ये ए की मात्रा है, अर्थात ये जो पड़ी पाई है यही, इसी से सारी मात्राएं लगेंगी, चाहे वो ए की मात्रा हो, या आई की मात्रा हो, या उ की मात्रा हो। सिर्फ यह है कि कभी ये अक्षर के लेफ्ट में लगेगी तो कभी राइट साइड में लगेगी, और वहीं से जो है वो अलग अलग मात्राओं का काम होगा। अर्थात जैसे कि इस क के यदि ऐसे राइट साइड में यहां इस मात्रा को लगाएंगे
तो ये का हो जाएगा। अब ये मात्रा आ की मात्रा होगी। ओके, इसी प्रकार से यदि क के नीचे इधर राइट साइड में लगाएंगे तो ये कु हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मात्रा जो है लगती है। ए आई हो गया। अब है ओ। तो जो ओ है वो एक तो ऐसा मिलता है और एक प्रकार ऐसा मिलता है, जेड के जैसा। तो दो प्रकार का आपको ये ओ मिल जाएगा। ऐसा भी एक प्रकार मिलेगा। इतने प्रकार का आपको ओ मिलेगा। ओके, ये आ गया ओ। औ औ का भी प्रयोग अभिलेखों में नहीं हुआ है, लेकिन औ लिखना हो तो क्या करेंगे, फिर से ये ओ बनाइए और इसमें एक की मात्रा लगानी है, क्योंकि औ लिखते समय हम जब देवनागरी में भी लिखते हैं तो अ आ और एक की मात्रा, इस प्रकार से ओ और औ करने के लिए एक और एक की मात्रा उस पर हम लगा देते हैं, ऐसे होता है। तो ओ तो हमारे पास है ही, इसमें सिर्फ एक ही मात्रा लगानी है और एक ही मात्रा यहां लेफ्ट साइड में लगेगी ऐसे। तो ये आपका औ हो जाएगा। ओके, अंग अर्थात अनुस्वार। तो आप औ बनाइए और ये अनुस्वार अक्षर के पीछे यहां लगेगा, ये हो जाएगा आपका अंग। अर्थात अनुस्वार के लिए जो नागरी लिपि में या देवनागरी लिपि में जो बिंदी जैसा प्रयोग हुआ है वही ब्राह्मी लिपि में भी प्रयोग हुआ है। ये परंपरा ब्राह्मी से ही आई है। बस ये है कि नागरी देवनागरी में अक्षर के ऊपर लगाते हैं, जैसे यहाँ हमने देखा देवनागरी लिपि में अ के ऊपर बिंदी लगाया, लेकिन ब्राह्मी में अ के पीछे लग रहा है। जैसे कंग लिखना है आपको, कंग, क पे अनुस्वार लगाना है तो आप क्या करेंगे, ये क और यहां अनुस्वार लगाएंगे, ये हो गया कंग। तो अंग और अह, अ के पीछे विसर्ग, तो अ और ये विसर्ग ऐसे ही दो गोला, ये हो गया आपका विसर्ग। देवनागरी लिपि में भी विसर्ग ऐसा ही है। तो ये हमारे स्वर वर्ण हो जाते हैं। स्वरों के संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई अक्षर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, मैं पुनः लिख करके बताऊंगा। कल भी हम इन अक्षरों का अभ्यास कर चुके हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, अभी हम व्यंजन वर्णों का अभ्यास करेंगे। तो क, ये जो क है बड़ा ही सिंपल है। ब्राह्मी लिपि में एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, ऐसा ये क है। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट में हमारा मीटिंग एंड हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट तक हम कुछ अक्षर सीख लेते हैं। 3:18 है, 3:28 पर ये कंप्लीट होगा। तो क, अब देखिए ये क जो है दूसरी लिपियों में भी आप देखेंगे कि यदि आपको देवनागरी का क बनाना है तो देवनागरी लिपि का क ऐसा है। अब आप यहाँ पे आप ब्राह्मी लिपि को बहुत सारा आप पाएंगे इसमें। कैसे कि देखिए ब्राह्मी लिपि का ये एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन ऐसा है।
इसको देवनागरी में कन्वर्ट करना है। देवनागरी की विशेषता है कि उसमें सिरोरेखा होती है, सिरोरेखा लगा दिया। और इसको क्योंकि ब्राह्मी को पत्थरों पे टाँके हथौड़े से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास लेखन का साधन कलम है, कागज है, तो हम अब अक्षर को थोड़ा मरोड़ दे सकते हैं। तो ये बीच वाले हिस्से को यहाँ गोला कर दिया और इस हिस्से को राइट साइड में इस प्रकार से मोड़ दिया, तो ये आपका देवनागरी लिपि का क हो गया। तो आप देख सकते हैं 50% इसमें ब्राह्मी लिपि का क है। उसी प्रकार से आप शारदा लिपि का क देखें तो शारदा लिपि का क ऐसा है, ऐसा है। यहाँ भी क जो है ब्राह्मी लिपि उपस्थित है। उसी प्रकार से आप यदि ग्रंथ लिपि का क देखें तो ग्रंथ लिपि का क ऐसा है, ऐसा है। तो यहां भी जो है ये बीच में आप देख सकते हैं वही ब्राह्मी लिपि का क बैठा हुआ है। आप गुजराती का क देखें, ऐसा है। हमारे इस वर्कशॉप में कोई गुजरात से जुड़े हुए हैं? गुजरात से कोई जुड़े हैं आज क्लास में? बेंगोली का भी थोड़ा देवनागरी जी जैसा है। जी। तो आप देखेंगे कि हम्म। ब्राह्मी लिपि का जो है से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं अन्य लिपियों में अक्षर बनाते समय। ओके, आगे बढ़ते हैं। क हो गया, ख। और जो ख है ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा, नीचे में थोड़ा सा एक गोला, ऐसा। ये हो गया आपका ख। फिर ग। देखिए ब्राह्मी लिपि के अक्षर बड़े सिंपल हैं, बहुत सरल जो है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइनों से जोड़ करके बनाए गए हैं। ये ग ऐसा है, इतना। ये गगन जैसा, शायद हो सकता है ग लिखने का कॉन्सेप्ट गगन से लिया गया हो, इसी प्रकार से उत्तुंग गगन की तरह ये है। और यदि इसी अक्षर के नीचे भी एक स्लीपिंग लाइन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका ए। अब ग और ए में इतना सिर्फ अंतर है। फिर है घ। और जो घ है ऐसा एक, ऐसा प जैसा बनाइए, ऐसा। और यहां बीच में एक थोड़ी सी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, ये हो जाएगा आपका घ। आप देखेंगे फिर नागरी लिपि में तो घ सिर्फ ऐसा ही है, ये नागरी लिपि का घ है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितनी समानता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग। तो ये जो कवर का पंचम अक्षर जो है ये भी ब्राह्मी के अभिलेखों में नहीं मिला है, लेकिन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? क्योंकि ये ड से बना है तो आप ब्राह्मी का ड बना लीजिए, ऐसा ड बना दीजिए, उसके पीछे अनुस्वार लगा दीजिए। इस प्रकार से आप इस ग को लिख सकते हैं। ओके, फिर है चवर, च। और ये च ऐसा है, ऐसा, अंग्रेजी के डी जैसा। फिर है छ। और ये छ आप एक स्लीपिंग लाइन बनाइए छोटी सी, और नीचे की ओर इसको गोला बनाइए और यहां से जोड़ करके फिर से बीच में से ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका छ। तो इस छ को भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा नागरी लिपि के छ के साथ, देवनागरी लिपि के छ के साथ कहीं ना कहीं इसकी कुछ साम्य है। और ये तो देवनागरी है सर और दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ इसको। तो ये जो है आप ये देवनागरी का ये छ है, तो आप देख सकते हैं काफी साम्य है। और नागरी लिपि में तो क्या है, साइज बड़ा, अच्छा अभी नहीं दिख रहा है आप लोगों को अक्षर, और वही के पास। ठीक है जी। तो ये जो छ ठीक है सर नागरी अब। लिपि, नागरी लिपि में
ये छ ऐसा है, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं ब्राह्मी से नागरी में काफी ये जो है साम्य हो जाता है। फिर है जौ, और जौ जो है एक तो ऐसा है अंग्रेजी के ई जैसा, और दूसरा प्रकार इसका और भी सरल, एक से स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से राइट, बीच में से राइट और नीचे से राइट, बिल्कुल अंग्रेजी के ई जैसा। तो ऐसा जौ है। ओके। फिर है झ, और ये झ ऐसा उल्टा चार के जैसा। ये हो गया आपका झ, और यो, और ये यो जो है एक लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाने के लिए एक स्लिपिंग लाइन, फिर नीचे की ओर एक स्टैंडिंग लाइन, और इसमें नीचे में ऐसा त जैसा जोड़िए, ये हो जाएगा आपका यो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टवर्ग को और पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये मीटिंग जल्दी बंद हो जाएगी। ट, देखिए ट ऐसा है सी जैसा, ये हो गया आपका ट। फिर से बता रहा हूं, ऐसा। अब आप देख सकते हैं ब्राह्मी का जो ये ट है, इसमें यदि आप एक बीच में एक स्लिपिंग लाइन लगा करके और ऊपर में एक शिरो रेखा जोड़ देंगे तो नागरी का देवनागरी का ट हो जाएगा। फिर है ठ, ये ठ जो है बिल्कुल यहां गोला है ओ जैसा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राह्मी का ठ है, इसमें यदि बीच में एक स्टैंडिंग लाइन लगा के शिरो रेखा लगा दिया तो देवनागरी का ठ हो गया। ट ठ ड, ड भी एक स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट साइड में एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसको राइट साइड में ले जाइए, ये हो गया आपका ड। तो इसको भी आप देख सकते हैं देवनागरी लिपि के साथ कहीं कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता है। फिर है ढ, और ये ढ जो है बिल्कुल ढ के जैसा ही है, नो चेंज है, और जो है कई लिपियों में ऐसा ही है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये ढाढक्कन है, ये इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये नो चेंज है, ये ब्राह्मी से लेके अभी तक नहीं बदला। ये तो ये ढाढक्कन वाली जो कहावत है वो शायद यहां से आई, ढ और नौ, और ये नौ ऐसा होगा, यानी कि अंग्रेजी के आई जैसा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों का कोई प्रश्न है? सर इसका पीडीएफ भेज सकते हैं क्या सर? अच्छा हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपको। सर क्या हो रहा है एक्चुअली, जो आपका जी। जो स्क्रीन पे कई अक्षर दिखाई नहीं दे रहे सर। अच्छा ठीक है, हम पीडीएफ भेज देंगे, और आगे से मैं इसको जो है जो है आज यहाँ बादल हैं, इस कारण से कभी कभी वो सनलाइट आती है तो ठीक से दिखाई दे रहा है, और सनलाइट थोड़ी कम हो जा रही है तो नहीं दिखाई दे रहा था। ओके, आगे से ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग लिख करके थैंक यू सर। इन अक्षरों को मुझे लिख करके भेजिएगा, और सोमवार को हम लोग पुनः जरूर जुड़ेंगे।